अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीजीएल का जो अभी आंसर किया है टायर 2 का, उसमें जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस थे उनको आज हमने कंपाइल कर दिया इस वीडियो में और उनका एक बेस्ट सॉल्यूशन आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कुछ जो 2 या 3 क्वेश्चन जो रॉन्ग बता रहे थे बच्चे, वो भी इंक्लूड किए हैं, तो उनको भी आज हम देखेंगे। ठीक है, और भी अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो जितनी भी हमारी अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम और हमारी सारी लेक्चर्स की PDF वगैरह यहीं पर अपलोड की जाती है। साथ ही में आपको कुछ कंपटीशन मटेरियल जैसे जीके के नोट्स वगैरह और इंग्लिश के नोट्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है उसके हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं, तो उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस फॉलोइंग सीरीज़। तो भाई ये सीरीज़ आपको दी गई है, इनकी पहली 20 टर्म्स का आपको सम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, तो देखिए अब इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, सीक्वेंस ये चल रहा है, अगर पहला नंबर ए है तो जो सेकंड नंबर है वो है a+1। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर इसकी कोई भी nth टर्म अगर आपसे पूछता है तो इसकी nth टर्म होगी an+1। ठीक है, और इसको जनरलाइज करने के लिए हम बोल सकते हैं कि an का स्क्वायर प्लस an। ठीक है, अगर मुझे इसकी 20 टर्म का सम करना है तो मैं समीशन लगा दूंगा यहाँ पर एक तरीके से। अब ये समीशन दोनों पे लगेगा, तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हो रहा है कि पहली 20 टर्म के स्क्वायर का सम होगा, साथ ही में पहले 20 नेचुरल नंबर का सम होगा। ठीक है, उन दोनों को ऐड करना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ये जो n स्क्वायर का जो सम होता है ये आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6 प्लस पहली 20 टर्म का सम n × n+1/2, तो 20 ब्रैकेट 21/2। तो अब हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 20। तो 20 जब मैं रखूँगा तो ये हो जाएगा 20। सेकेंड टर्म जो बनेगी वो बनेगी 21 और थर्ड टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी 41/6। अब 6 से इसको काटूंगा तो ये है 420। 420 को 6 से काटेंगे तो 70 पे जाएगा। 70 को 41 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 और 28, 2870 प्लस ये कितना है 420, इसका आधा करेंगे तो 210। दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 28 और 2 30, 70 और 10 80, 30 80। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, को दिख भी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसको आप अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। एक सीक्वेंस आपको दी, एक आपको सीक्वेंस दी गई है और इसका आपको सम बताना है। ठीक है, तो भाई देखो अगर इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो इसमें क्या चल रही है सीक्वेंस 7 7 7 7 और 11 11 की, और 7 के साथ अगर मैं इसको अलग करता तो 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 सो ऑन अप टू 7/156। एक तो ये चल रहा है, और 11 के साथ क्या चल रहा है प्लस 11 11/3 प्लस 11/15 सो ऑन अप टू 11/575। अगर इसमें से आप 7 कॉमन ले लेते हैं ना तो आपको एक ओल्ड पैटर्न दिखेगा जो आपने आई एम श्योर सॉल्व भी किया होगा, 156। अब देखो 1/2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 - 1/2। ठीक है, प्लस ये क्या है 3 × 2, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 - 1/3। ठीक है, इसको 1/3 - 1/4 सो ऑन अप टू। अब ये क्या होता है, ये होता है 12 × 13, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 - 1/13। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो सेकंड टर्म जो है वो अगली वाली फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगी। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल होते हुए आपकी बचेगी 1/13 माइनस का और 1/1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा 13 - 1, ये बचेगा ऊपर 12 और नीचे बचेगा 13। तो पहली 7 वाली जो सीक्वेंस है उसको सोल्व करके तो ये मिला। ठीक है, इसको और फर्दर सोल्व करते हैं तो 12 × 7 = 84/13। ठीक है, तो भाई अगर आप अभी भी देखें ना तो एक हिंट आपको यहाँ से दिख रहा है कि 13 जो है डिनोमिनेटर में उसका एक फैक्टर होगा। तो 13 का जो फैक्टर है आपको किस में दिख रहा है, इसमें देखते हैं। 13 दूनी 26, 5 55, इसमें तो नहीं है। 13 दूनी 26, 9 95, इसमें भी नहीं है। 13 दूनी 26, 8 85, इसमें भी नहीं है। 13 दूनी 26 और 65, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 13 जो है डिनोमिनेटर में सेटिस्फाई कर रहा है।
ठीक है। स्टिल हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/15 प्लस अप टू 1/575। अब देखो भाई, इसमें मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू लेते हैं, ये सही है। तो अब देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंस है ना नंबर का वो 2 का है। कैसे? 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 ऐसे। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे? फिर मैं इसको सिंपली मैं इसको ऐसे लिख पाऊँगा 11/2 और इसको लिख पाऊँगा मैं 1/1 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/5 सो ऑन अप टू। अगर इस 575 को देखा जाता है तो ये होता है 23 गुना 25, तो 1/23 माइनस 1/25। ठीक है जी। तो अब देखो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया और ये जो 23 है ये पिछले वाले 23 से कट जाएगा। ठीक है, अब 25 और 1 बचा है तो 25 माइनस 1 24/25, तो अंदर बचेगा 24/25। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, तो 11/2 गुना 24/25, 2 से 12 पे कटेगा, 11 गुना 12 कितना आएगा 132/25 प्लस 84/13। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 गुना 13 जो है वो 325 ही होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलरली जो है गलत क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें शायद जो एग्जामिनर है वो 2 से मल्टीप्लाई भूल गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 36 सेंटीमीटर, intersecting each other such that the each circle passing through the center of other. What is the length of common chord to the two circle? ठीक है जी। तो देखो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ ये, ठीक है, दूसरा सर्कल मैं ये बनाता हूँ, ठीक है, और ये दोनों का क्या है सेंटर है। तो अगर ये दोनों का सेंटर है तो यहाँ पर एक बीच में इनकी क्या होगी कॉमन कोड होगी। ठीक है, और इस डायग्राम को मैं इधर थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस है ना दोनों का सेंटर का, ये कितना है 36, ये कंप्लीट डिस्टेंस, और यहाँ से क्या होगी इसकी रेडियस मिलेगी जो कि आपको डायग्राम में कुछ इस प्रकार दिखेगी, ये वाले। तो ये जो रेडियस होगी ये 36 होगी। अब ये रेडियस सिंस 36 है और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 18। कैसे जी, ये एक सिमेट्रिक फिगर है और दोनों सर्कल की रेडियस बराबर बराबर है, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होंगे। तो ये 18 है, ये क्या है 18 गुना 2 है, तो ये कितनी आ जाएगी 18√3 आ जाएगी। 18√3 ऊपर है, 18√3 नीचे है, तो 18 और 18 सही आंसर होगा इसका 36√3। ठीक है जी। दूसरी बात आपको यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब 2 सर्कल जिनकी रेडियस सेम है तो उनकी जो कॉमन कोड की लंबाई होती है ना वो होती है √3 गुना r उसकी रेडियस है। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते थे इस रिजल्ट को। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 99 11/99 ऐसा एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इसको अप टू 67 तक गया और इसका सम निकालना है हमें। तो देखो जी, इसको मैं 2 तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ कि 99 गुना ये टर्म्स कितनी है 11 से 67 तक कितनी टर्म्स होंगी, सबका डिफरेंस 2 है। तो 67 माइनस 11 अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 56। 56 को 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ दूंगा। 1 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड करने हैं। ठीक है जी। तो टोटल टर्म्स हो जाएंगे 29। तो 99 गुना 29 प्लस, अब इनका जो सम होगा वो क्या होगा 11/99 प्लस 13/99 सो ऑन अप टू 67/99। ठीक है, इसको मैं अलग से ऐड कर लूँगा। तो ये कितना बन जाएगा 99 गुना 29, इसको ऐसे ही रहने देते हैं प्लस। अब इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी टर्म्स है जी 29 टर्म है, और पहली और आखिरी टर्म मुझे पता है, तो मैं एपी का फॉर्मूला लगा दूंगा। एपी का फॉर्मूला क्या बोलता है, एपी का फॉर्मूला है जी n/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 78/99। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा फाइनली। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये 39 पे जाएगा, ये 33 पे, ये 13 पे, तो 29 गुना 13 कितना आ जाएगा 290, तो 1 हो जाएगा, और 29 थी 87 1 हो जाएगा, 7 9 8 17, तो 337/33। ठीक है जी। और इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 33 गुना 3 गुना 29 प्लस सॉरी गुना आएगा, ये 33 ऊपर जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो, प्लस 377 बटे में क्या है 33। अब देखो यूनिट डिजिट सब में 0 है। ठीक है, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो 33 को 33 से जब मैं गुना करूँगा तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, ये तो हमें पता है। 1089 को गुना करना है 29 गुना 3 से, और इसमें 377 जोड़ना है, डिवाइड करना है इसको 33।
अब देखो इन दोनों को मैं गुना करता हूँ पहले, तो इन दोनों को जब मैं गुना करूँगा तो मैं इसको लिख दूंगा 1000 प्लस 89, ठीक है। और 1000 से तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 29,000 आ जाएगा। और जब मैं इसको 89 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 89 को मैं कैसे लिखूँगा 80 प्लस 9, और इसको 29 से गुना कर रहा हूँ, तो 10 तो ये आ जाएगी, ठीक है। और 29 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 160 प्लस 72, 160 में जब मैं 72 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 232, ठीक है। और 29 को जब मैं 9 से गुना करूँगा तो 180 तो एक हो गया और 81 एक हो गया, तो 261 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ते हैं 1 8 5 11 3 3 1 5 8 1, इसको 3 से गुना करके 377 जोड़ना है, ये मेरा आंसर होगा। तो 3 से इसको गुना करेंगे जब, देखो 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 24, 3 अट्ठे 24, 2 कैरी, 3 पंजे 15, 2 17, 1 4 और 3 3 9, तो 94,743। इसमें जब 377 जोड़ेंगे तो 10, 11 और 1 12, कैरी 1, 3 और 7 10 और 1 11, कैरी 1 5 9 बटा 33। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें तो काफ़ी बच्चों ने ये बताया कि इस क्वेश्चन में जो हिंदी में अनुवाद था उसमें कुछ चेंजेस थे। तो अगर ऐसा होता है तो वैसे तो जो एसएससी की गाइडलाइन बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि अगर आपका इंग्लिश में और हिंदी में कुछ डिफरेंस है तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो प्रिवेल करेगा। बट देखते हैं इसका एसएससी जो है कैसे इसको कंसिडर करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसमें डिजिट को रिवर्स किया जाता है। तो जब डिजिट को रिवर्स किया जाता है तो जो नंबर है वो 36 से कम हो जाता है। और आपको एक चीज़ पता होगी, जब मैं 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करता हूँ, ठीक है, तो उसमें जो पैटर्न चलता है वो चलता है 9 इंटू एक्स माइनस वाई का। एक्स और वाई जो है वो उसकी क्या होती हैं, डिजिट्स होती हैं, यूनिट और टेंस प्लेस की। तो ये बराबर है 36 के, तो मैं बोल सकता हूँ कि उनकी जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो कितना होगा 4, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही है, करेक्ट पूछा है ना आपसे। तो भाई देखो, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, ये बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, देखो ध्यान दीजिएगा, कैन बी बोला इसने, ठीक है। तो 84 हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि 8 और 4 की जो डिफरेंस है वो 4 है। द नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऑलवेज यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, ठीक है। अगर वो बोलता कि वो कंपोजिट नंबर हो सकता है तो ये कथन जो था वो सही था, बट यहाँ पर इसने बोल दिया कि वो केवल और केवल हमेशा क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर रहेगा। तो ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि अगर आप देखें कि भाई मैं अगर मान लूँ 37 और 73, ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, बट यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 36 ही है, ठीक है। बट ये जो है ये कंपोजिट नंबर तो नहीं, ठीक है। तो ये कथन जो है गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन वैसे आसान था, बट इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये सिमेट्रिक है एक्स वाई और जेड में। तो कभी भी इसकी जो वैल्यू है ना वो एक्स वाई जेड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एक्स को सही मानोगे तो आपको वाई को भी सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कभी भी सही नहीं होंगी, इसका केवल एक आंसर होगा 1, और इसको आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे आसानी से, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज S1 एंड S2। तो S1 और S2 दो सीरीज दी गई हैं आपको, इनमें जो कॉमन टर्म्स हैं उनका सम बताना है आपको। तो देखो भाई इसमें डिफरेंस कितना है सीरीज में, इसमें है 7 का डिफरेंस, और इसमें डिफरेंस कितना है सीरीज में, इसमें है 4 का डिफरेंस। तो पहली कॉमन टर्म आपको कौन सी मिलेगी, 16 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 23। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो 15 और 4 19 और 4 23, तो पहली कॉमन टर्म आपको मिली 23, ठीक है। दूसरी जो कॉमन टर्म है वो क्या मिलेगी वो देख लेते हैं। 23 और 7 30, 30 और 7 37, 37 और 7 37 और 7 हो जाएंगे 44, 44 और 7 51, 51 और 7 58, 58 और 7 58 और 7 हो जाएंगे 65। इसमें देखते हैं 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35 और 4 39 और 4 43 और 4 47 और 4 51। अब आपको दिख रहा होगा कि अगली टर्म जो मिली मुझे वो मिली 51, ठीक है। ऐसे ही अब आगे जाएंगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है, 23 और 51 के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 28 का। तो अगली जो कॉमन टर्म आपको मिलेगी वो 28 टर्म बाद मिलेगी, ठीक है, मतलब 28 के डिफरेंस के बाद मिलेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये अगली जो कॉमन टर्म होगी वो होगी 79, ठीक है जी। तो 79 जब अगली टर्म होगी तो उससे अगली टर्म भी मैं निकाल पाऊंगा। तो ऐसे ही इसमें ये पैटर्न चल रहा है। तो इसमें पहली टर्म मुझे मिल गई कितनी है 23, डिफरेंस कितना है इसमें 28 का। बट अब मेन चीज़ ये है कि मैं ये निकाल पाऊँ कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, तब जाके मैं इनका सम निकाल पाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि या तो मुझे लास्ट टर्म पता हो या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, ठीक है। तो मैं लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो 28 का जो है ये डिफरेंस चल रहा होगा ना, तो 28 के मल्टीपल के आसपास 632 के आसपास कौन सा नंबर है, अगर मैं वो देख पाऊँ तो मेरा कम हो जाएगा। कैसे, देखो 28 का अगर मैं देखता हूँ 28 का 20 गुना कितना होता है, 560 होता है, ठीक है जी। 560 में अगर मैं एक बार और 28 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 588। अब देखो इसमें अगर आप और 28 जोड़ोगे ना तो आपको इसमें एक 23 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके मुझे वो nth टर्म मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू n माइनस वन प्लस डी, ठीक है, n माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। अब देखो 588 जो है ये इसका कौन सा मल्टीपल है, ये 28 का कौन सा मल्टीपल है जी, ये 21वां मल्टीपल है, 21st मल्टीपल है ये, ठीक है। अब ये 21st मल्टीपल आ गया। अब इसमें अगर मैं 23 जोड़ दूँ तो मुझे इसकी कौन सी टर्म मिल जाएगी, मुझे इसकी 22वीं टर्म मिल जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, और ये कितना हो जाएगा, 11 10 और 11 611, ठीक है। तो लास्ट टाइम मुझे पता चल गई 611 सीरीज़ की, मतलब ये जो सीरीज़ चल रही थी कौन सी, 23 51 79, ऐसी लास्ट जो 611वीं टर्म है ये इसकी कौन सी टर्म होगी, तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर टर्म अगर मैं निकालता हूँ इस सीरीज़ की तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 21 की, और हमने डिफरेंस का कितना गुना किया था, यहाँ पर ध्यान से देखें 21 गुना किया था, ठीक है। तो ये उसकी 22वीं टर्म होगी, तो 22वीं टर्म होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 22वीं टर्म है सीरीज़ की, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी, 22 होगी। अब 22 टर्म्स इसमें हैं, तो अब मैं इसका सम निकाल पाऊंगा। सम क्या है, सम 22 इक्वल टू 22 बड़ी प्लस एल, ए प्लस एल दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 34, 634, इनको गुना करना है, तो 4 7 9 6 6 9 7 4 मेरा आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, ठीक है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखें आप, इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करूंगा, बट इसमें मैं वैल्यू जो है वो 90 से बड़ी वाली डालूंगा, क्योंकि 90 से अगर छोटी वैल्यू मैं डालता हूँ ना तो ये दोनों जो वैल्यू है वो सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं 90 से बड़ी वैल्यू मान लो मैं डालता हूँ थीटा 135 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेन थीटा जो है वो 1 और -1 रहता है, तो क्योंकि वहाँ पर थीटा जो है वो -1 रहेगा और इजीली मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा। तो टेन थीटा -1 मैं रखूँगा प्लस सेक 135 कितना होगा, √2, सॉरी माइनस का √2 होगा, माइनस का 1 बाई टेन थीटा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस √2 और ये प्लस का 1, तो ये दोनों कट जाएंगे, नीचे बनेगा √2 और ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 2 माइनस का √2, ठीक है जी। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो बचेगा माइनस बाहर √2 + 1। तो अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ इन दोनों ऑप्शनों में से, आप इनमें भी रख सकते हो बट ये ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया इससे, ठीक है। आप इसमें चेक करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। इन दोनों ऑप्शनों में देखो, अब देखो अगर मैं इसमें रखता हूँ ना तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बट ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी √2 - 1, ठीक है, जबकि ये वैल्यू कितनी आएगी, √2 + 1 और कॉस थीटा की वजह से एक -12 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 12 दिन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ निकल के आई कि अगर ए जो है, ए अगर 40% काम को 12 दिन में कर रहा है, तो अगर वो 40% काम को 12 दिन में कर रहा है तो इसका 2.5 गुना अगर मैं कर दूँ तो 100% काम को वो कितने दिन में करेगा, तो भाई 12 को अगर मैं 2.5 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ए उस काम को 30 दिन में कर देगा पूरा, ये चीज़ मुझे यहाँ से मिली, ठीक है। बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए, अगर बी ए से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, सॉरी अगर ए 4 यूनिट काम कर रहा है तो बी कितने यूनिट कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए 5 दिन ले रहा है तो ए कितने दिन बी कितने दिन लेगा, 4 दिन लेगा, मतलब ये अगर 30 दिन ले रहा है, ठीक है, कि अगर ए जो है 30 दिन ले रहा है और ए जो है 5 यूनिट टाइम लेता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, तो बी उस काम को 24 दिन में कर देगा। सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी, तो भाई सी 12 दिन में काम कर देगा, और डी इज़ 25% लेस एफिशिएंट देन सी, तो भाई इसका मतलब क्या है कि अगर सी 4 यूनिट काम करता है तो डी कितने यूनिट काम करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा, तो टाइम जो लगेगा वो 4:3 का लगेगा, तो इसको 3 टाइम लग रहा है, इसको 4 टाइम लग रहा है। अब सी को टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन, तो डी को कितना टाइम लगेगा, 16 दिन। आपसे पूछ क्या रहा है, इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर देन
वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो भाई कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, अब ये देखना है आपको। अब देखो भाई 12 और 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 24 का सबसे पहले देखो आप एलसीएम कितना होगा। 30 और 24 का मैं देखूँ तो 120 एलसीएम हो जाएगा, 120 और 12 का एलसीएम 120 ही होगा। बट जैसे ही मैं 16 पे जाऊँगा तो एलसीएम जो है वो 120 ना रह के 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 240 आपको न्यूमरेटर में एक ही में दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें यही ऑप्शन आपका हो सकता है। स्टिल आपको सोल्व करना तो आप सोल्व कर सकते हैं। और ये 240 में किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में इनमें सब में क्या दिख रहा है मुझे, ऑलमोस्ट सब में। ठीक है, छोड़ के इसको सब में क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं किसी से भी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 30 अट्ठे 24 10 गुना 10, 24 गुना 10 और 12 गुना 20 हो जाएगा, 20 कर लीजिएगा ना, और 16 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 20 और 15 35 और 10 45 और 8 53, तो 240/53 दिनों में काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में दिया गया है एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। ठीक है, वैल्यू बराबर नहीं है तीनों की। और इसमें एक चीज़ और दी गई है कि जो जेड की वैल्यू है ना वो सबसे बड़ी है, फिर वाई की वैल्यू और फिर एक्स की वैल्यू। ठीक है, और एक्स वाई जेड का आपको योग दिया हुआ है 70। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखने वाली ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि जेड की वैल्यू बताओ, तो वो जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि तीनों का सम 70 है। ठीक है, तीनों का सम। अब 3 प्राइम नंबर का सम 70 कब हो सकता है भाई, प्राइम नंबर नॉर्मली अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो सारे ओड होंगे, और 3 ओड नंबर का सम कभी भी जो है इवन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से एक नंबर ऐसा है जो कि है इवन। ठीक है, फिर बचे हुए 2 ओड नंबर का सम जो होगा वो इवन हो जाएगा, और इवन फिर फर्दर इवन बना देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे को मिल गई 2। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो वाई और जेड का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 68। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर इनका सम 68 है, तो अगर मैं देखूँ ऑप्शन में इनके आसपास नंबर जो होंगे वो कौन से होंगे, अगर मैं देखता हूँ 37 और 31, तो इनका सम 68 हो जाएगा बिल्कुल। बट एक चीज़ और देखने वाली ये है कि भाई 61 और 7 का भी तो सम 68 होता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भाई वाई की वैल्यू जो है 7 हो जाए और जेड की वैल्यू 61 हो जाए। बट इन ऑप्शन के हिसाब से जो है ये वैल्यू बिल्कुल फिट बैठेगी कि जेड की वैल्यू क्या होगी 37, वाई की वैल्यू कितनी होगी 31, और एक्स की वैल्यू मैं बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ एक क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। उस हेक्सागन की साइड आपको 36 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे पूछ रहा है कि एरिया बताओ ए बी सी का। तो अगर मैं आपको ये हेक्सागन बनाता हूँ, ठीक है, ये बनाया मैंने ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, इनको ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया इधर, तो ये ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब ये 36 है, ये भी 36 है। इस ट्रायंगल को मैं नीचे बना लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा अच्छे से। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है 120 डिग्री का होगा। अगर यहाँ से मैं एक 90 खींचता हूँ तो ये दोनों सिमेट्रिक होंगे और ये दोनों डिवाइड भी करेंगे, तो ये 60 होगा और ये 30 होगा। ठीक है, इसमें ये कितनी है 36, तो 90 के अपोजिट 36 साइड है, तो 30 के अपोजिट कितनी हो जाएगी 18, और 60 के अपोजिट कितनी हो जाएगी 18√3। ये आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा हुआ। अब देखो मुझे इसका एरिया बताना है ना, तो या तो मैं 18 को 18 से गुना करूँ, ठीक है, और उसका आधा करके फिर उसका फर्दर डबल करूँ, या सीधा मैं 18 को 18 से गुना कर दूँ। अब क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना इनका एरिया सेम होगा, तो 18 को 18 से गुना करेंगे तो बनेगा 324√3, ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो कि भाई 18 को गुना करो, फिर उसका आधा करो, फिर दोबारा उसका डबल करो। ठीक है, तो बात वहीं पड़ती है, 324√3 ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो साथियों ये मेरा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलरली रॉन्ग है। ठीक है, इसके ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया क्या हुआ है कि ए की वैल्यू आपको दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, इसको सॉल्व करना है और ए इंटू बी का आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो अब देखो पहले मैं ए को सॉल्व करता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये है डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखी हुई है। ठीक है, और 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये है स्क्वायर रूट, तो इसके बाहर क्या आएगा। अब देखो डेसिमल के बाद 4 है ना, तो पहली बात तो 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन 10 की पावर कितनी आएगी। अब ये स्क्वायर रूट है और 4 है, तो नीचे 4 आएगा 10 की पावर 4, बट उसका स्क्वायर रूट लूँगा तो 10 की पावर 2 गुना ये कितना आएगा, ये क्यूब रूट है ना, और डेसिमल के बाद कितनी है 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 2, 10 की पावर कितना आ जाएगा, अब 6 है और क्यूब रूट निकालना है तो 2 अपॉन ये। अब देखो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इस वाले को और इस वाले को मैं मर्ज कर दूँगा क्योंकि ये 4th रूट है, तो जब इनको एक साथ करूँगा तो ये बन जाएगा 4th रूट ऑफ 16 गुना 81 गुना 10 की पावर कितना 3 यहाँ है और एक यहाँ 10 की पावर 4। अब 4th रूट मैं निकालूंगा 10 की पावर 4 का, तो क्या बचेगा 10 ही बचेगा, गुना 16 का 4th रूट क्या होगा 2,
81 का फोर्थ रूट क्या होगा 3, 2 गुना 3, ये अगेन को सोल्व करके इस बीच वाले को सोल्व करके क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4/10⁴, तो ये आ गया मेरा 30 × 10 की पावर कितनी है, ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 से इसको काटूंगा तो 2 दूनी 2 15 जा 2/15 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6। ये वैल्यू मेरी ए की आ गई है। बी की ओर निकाल लेते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, इसका अगर जब मैं क्यूब रूट लूँगा तो ये आ जाएगा 0.9 मतलब 9/10 गुना, इसका जब मैं फोर्थ रूट लूँगा तो ये आ जाएगा 0.2 2/10 बटे में ये क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट है तो 0.4 आ जाएगा मतलब 4/10। 1 10 से 1 10 कट गया, 2 से ये 2 पे कट गया, ये आ गया मेरा 9/2 × 10। ठीक है, ये मेरी बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों को गुना करना है, तो देखो जब मैं इन दोनों को गुना करूँगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा ऊपर वाला, और क्या कटेगा, और यहाँ ये 3 से 3 पे जाएगा, ये 3 से 5 पे जाएगा, तो वैल्यू जो निकल के ये आएगी 3/5। ठीक है, 3/5 और ये 10 की पावर 6 और एक 10, तो नीचे बन जाएगा 10 की पावर 7। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो होगा 3/5 10 की पावर -7। ये आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था डीआई का, तो इसको कर लेते हैं एक बार सोल्व। क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइन, 2 चार्ट दिए गए, लाइन चार्ट आपको, एक पहला और एक दूसरा। तो पहले लाइन चार्ट में जो आपको ये दिया गया है फिगर, तो इसमें आपको दिया गया रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेल टू फीमेल का रेशो 2 कंपनी होगा, ए और बी का, 5 साल के लिए। और लाइन चार्ट 2 में आपको क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स ऑफ बोथ कंपनी ए एंड बी एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल। तो ये जैसे ये ऊपर आपको दिख रहा है ये मेल है, और नीचे आपको ये दिख रहा है फीमेल है। ठीक है, तो मेल फीमेल के टोटल का वो बताया हुआ है एब्सोल्यूट नंबर आपको। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स ऑफ कंपनी बी इन Y1 टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ कंपनी ए इन Y3 एंड Y5। ठीक है, सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटेड है। तो साथियों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको 2 लाइन चार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, लाइन चार्ट 1 और लाइन चार्ट 2। इस पहले वाले लाइन चार्ट में क्या दिया हुआ है, तो इसमें रेशो दिया हुआ है मेल से फीमेल का रेशो। ठीक है, 2 कंपनीज का, ए और बी का। ठीक है, जो दूसरे वाला लाइन चार्ट है आपका, उसमें क्या दिया हुआ है, टोटल मेल्स और टोटल फीमेल्स का रेशो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मेल्स कंपनी बी में Y1 ईयर्स में, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ कंपनी ए इन Y3 एंड Y5। ठीक है, तो पहले इस पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। अब देखो भाई, जो ये पहले वाला पार्ट है, इसमें जो भी आंसर आएगा तो मेल का जो रेशो होगा कंपनी बी इन Y1, अब देखो Y1 ये है और कंपनी बी है ये वाली। ठीक है, अब इसमें जो मेल हैं वो 9 गुना की रेशो में होंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ 0.9 है, 0.9 का मतलब क्या होता है, 9/10। तो मेल अगर 9x है तो फीमेल कितनी होंगी, 10x। अगर मेल 9x है तो फीमेल 10x होंगी। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि जो मेल है ना वो 9 गुना का मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल आपको केवल 2 ही में दिख रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही बाहर होंगे। तो अगर आपके पास पेपर में कम टाइम था तो आप तुक्का मार सकते थे, 50% आपके चांसेस बच जाते। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भाई ये वाला ए है और ये बी है ना, तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि मेल्स जो हैं वो 11x हैं, और ठीक है, और इसमें कितने हैं, 9x हैं। 9x नहीं मान सकते, y मानेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 11x प्लस 9y इक्वल टू, टोटल हमारे पास जो मेल्स हैं वो कितने हैं, 21,100। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, फीमेल की। तो फीमेल यहाँ पर कितने हैं, 10y, और 10x यहाँ पर कितने हैं, 10y। तो 10x प्लस 10y ये बराबर किसके होंगे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं Y1 में, 20,600। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक 0 से एक 0 कट गई, x प्लस वाई की वैल्यू 2060 आ गई। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं x को निकालूँ या y को। तो देखो मुझे चाहिए b में, तो b के लिए जो वेरिएंट मैंने माना है, वेरिएबल मैंने माना है वो क्या है, y। तो मैं y को सोल्व करूँगा, x को कैंसिल करूँगा, क्या आएगी, हो जाएगी 2060 माइनस y। अब ये x की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है, तो 2060 माइनस y, इसका गुना कर देंगे किससे, 11 से, प्लस में 9y, और ये वैल्यू बराबर होगी 21,100 के। ठीक है, अब इसको 11 से जब मैं गुना करूँगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा जी 0 6 6 2 और 2, 22,660 माइनस का 2y इक्वल टू 21,100। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 6 और 6 में से गया 5, 2 में से, अब देखो 0 तो ये बचा है, ये 6 बचा है, 6 में से 1 गया 5 बचा है, 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है,
1560 बराबर 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई 780। अब 780 को गुना किससे करना है 9 से, तो 780 को 9 से गुना करने पे मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, पहला पार्ट जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 780 गुना 9। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं और यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ इसको ताकि दूसरे पार्ट के लिए जगह बन पाए। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। काफ़ी है, आप पेंशन कर लेते हैं ऐसे ही। हाँ जी, अब आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ कंपनी ए इन Y3 एंड Y5। तो देखो Y3 ये वाला है, Y5 ये वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन देखूँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये B है, नॉर्मली A ऊपर था, यहाँ पर भी A ऊपर है, बट यहाँ पर B ऊपर है। तो A के लिए हमने x माना था ना, तो यहाँ पर मैं मान लूँगा कि इसको 8x, अब 8x में इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको 80x मानूंगा। रीज़न इसका कि ये 135/100 हो जाएगा फिर। ठीक है, कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा 80x प्लस 135y इक्वल टू, ये टोटल के आगे मेल्स आगे, ये बराबर होंगे 18,025 के, 18,025 के। सिमिलरली 100x प्लस 100y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो बराबर होगी 16,000 के। तो क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, सिंस मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर y कैंसिल करूँगा। ठीक है, तो x को मैं लिख सकता हूँ, y कैंसिल करना है ना मुझे, तो मैं y को लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 160 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू ऊपर फिट करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80x प्लस 135 गुना 160 माइनस एक्स बराबर 18,025। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 135 माइनस का और प्लस का 80, ये बन जाएगा माइनस का 55x। ठीक है, प्लस 135 को 16 से गुना करना है ना, तो देखो भाई 16 का अगर मैं 2 इसको दे दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 गुना ये कितना बच जाएगा 80। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 160 और 56, 216, ये आ जाएगा 21,600। तो 21,600 में से 18,025 माइनस करना है ना, कर लेते हैं। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, इधर लिख ही लेते हैं इसको बल्कि 5, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलती हो गई, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 7 बचेगा, लीजिएगा 7, यहाँ 7 बच गया, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा, सिंस ये 11 बन जाएगा तो 11 में से 8 गए 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3575, माइनस से माइनस कटेगा, 11 पंजे 11 3 33, 2 27, 11 दूनी 22, 5 पंजे 55, और ये कितना आ जाएगा 5 6 30 और 5 पंजे, तो 6500 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 65 है ना, तो और वो कितनी थी मेरी 100x थी, महिलाएं जो a में थी। ठीक है, तो a में जो महिलाएं थी Y3 में वो आ जाएगी 6500। तो पहले वाले पार्ट की वैल्यू आ गई 6500 प्लस दूसरे वाले पार्ट की ओर देखते हैं, तो Y5 के लिए सिमिलर इक्वेशन में बनाऊंगा, वो क्या होगी, पर फिर से पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी 140x प्लस 85y इक्वल टू 13,550। सिमिलरली 100x प्लस 100y इक्वल टू क्या आ जाएगा 11,800। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 118। ठीक है, यहाँ से जब मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 118 माइनस एक्स, इसको यहाँ फिट करना है, 140x प्लस 85 गुना 118 माइनस एक्स इक्वल टू 13,550। ठीक है जी, अब देखो 85 में से 140 माइनस करना है तो कितना बचेगा 55x। 55x बराबर कितना होगा, 55x बराबर होगा 85 को 118 से गुना करना है ना, तो देखो जी 85 को 118 से गुना करना है, इसका 2 इसको देंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, 0 बच जाएगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये 170 है ना, तो मैंने इसका 0 इधर लगा दिया। अब 17 को 59 से गुना करना है तो 850 तो 1 हो गया, और 17 नहीं में 153 1 हो गया, तो 3 10, तो ये हो जाएगा 10,030। तो 10,030 0 2 5 3 35 20। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 से काटूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 5x बराबर 11 थी 33 2 22 0, 5 से काटेंगे तो 64, तो 6400 आ गया। 6400 और 6500 कितना हो गए 12900, ये तो इस साइड का आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो ये कि इस पर्टिकुलर नंबर में एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है। ठीक है, वो क्या है, वो है 43, और 43 का ही एक फैक्टर आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि 43 पंजे जो होता है वो यही होता है, 215 ही होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर। इसको सोल्व करना चाहते हो सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, और इसका रीज़न भी है भाई
इसका रीज़न ये है कि बाकी क्वेश्चन जो इसके कंपैरिजन में वो काफ़ी इजी थे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी डालते हैं ये लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है तो या तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा टेलीग्राम हैंडल है @alpha2beta classes, उस पर आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, ठीक है, और आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।